पिछले 6 महीनों से मैं लगातार ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। आप ये मेरी 6 महीने पहले की कंडीशन देख सकते हो और ये मेरे 6 महीने बाद की कंडीशन देख सकते हो, और अभी 7th मंथ देख चल रहा है और अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हो। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका जो हेयर लॉस है वो कम हो जाए या कंप्लीटली प्रिवेंट हो जाए, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, हर एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अगर मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो शायद तुम्हारी हेयर लॉस जर्नी में तुम पीछे रह जाओ। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्या एजेंडा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हेयर लॉस क्या होता है, हेयर लॉस कैसे होता है, टाइप्स ऑफ हेयर लॉस को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स, और पांचवा और मेन पॉइंट, हेयर लॉस को कैसे प्रिवेंट करना है। इन सबको समझे बिना तुम अपने हेयर लॉस को नहीं रोक सकते हो। ध्यान से याद रखना मेरी बात, और मैंने क्या मिस्टेक्स करी ये भी शेयर करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेयर लॉस होता क्यों है। हेयर लॉस होने के दो मेन फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला है कि आपको टेम्परेरी हेयर लॉस हो रहा है, दूसरा है आपको जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग परमानेंट हेयर लॉस भी कहते हैं। जो टेम्परेरी हेयर लॉस होता है, इन केस में जो बाल है वो वापस उग जाते हैं। देखिए, ये जो जनरली जो हेयर लॉस होता है ये आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी डाइट में और आपके न्यूट्रिशन में किसी की कमी से होता है। अगर आप इसको फिक्स कर लोगे तो आपके बाल वापस उग जाएंगे, अगर आपको टेम्परेरी हेयर लॉस है तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक हेयर लॉस की, या ये कैसे होता है, और ये भी मैं बताऊंगा कि आप पता कैसे लगा सकते हो कि आपको टेम्परेरी हेयर लॉस हो रहा है या जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है। अगर टेम्परेरी हेयर लॉस हो रहा है तो आपके सर से हर तरफ से बाल गिरेंगे, मतलब यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से, चारों तरफ से आपका सब जगह से बराबर हेयर लॉस होगा अगर आपको टेम्परेरी हेयर लॉस है। और अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस है तो आपको हेयर लॉस जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता। सबसे पहले आपका हेयर लॉस यहाँ पर होता है, ये जो टेम्पल वाला एरिया है यहाँ पर आपका हेयर लॉस होता है जेनेटिक हेयर लॉस में, जिसको हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। उसके बाद आपका अगर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्राउन एरिया में भी होता है, और इसमें पता नहीं चलता है कि आपको हेयर लॉस कैसे हो रहा है, क्योंकि धीरे 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 करके आपके बालों की थिनिंग होती है पहले, फिर वो बाल वहाँ से झड़ जाते हैं, फिर एक बार अगर उसकी रूट खत्म हो गई तो वो बाल दोबारा नहीं उग सकते हैं। तो ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनो। अब हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेरी हेयर लॉस को कैसे रोका जा सकता है। वही लाइफस्टाइल फिक्स करो, डाइट फिक्स करो, आपका टेम्परेरी हेयर लॉस रुक जाएगा। पर ये तो सब कहते हैं, आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताओ। मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उसको बताओ मेरे को हेयर लॉस हो रहा है, आप मेरा प्रॉपर ब्लड टेस्ट करके मुझे दो। अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं टेम्परेरी हेयर लॉस के। मेन चीज़ें क्या हो सकती है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपका जो हेयर ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, आपके बालों में पतले होने लग जाते हैं, शेडिंग होने लग जाती है। सेकंड, आयरन की कमी। अगर बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी तो ब्लड का अच्छे से फ्लो नहीं होगा, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो हेयर में भी ब्लड नहीं जाएगा। उसके अलावा जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिशन है, जब उनकी कमी हो जाती है तो बॉडी सर्वाइव करने के लिए क्या कहती है, बालों को न्यूट्रिशन की इतनी नीड नहीं है, ये मर भी गए तो कुछ नहीं होगा, पर बॉडी के बाकी ऑर्गन चलते रहे, इसीलिए वो बालों का सारा न्यूट्रिशन शरीर को देने लग जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन में कुछ भी हो सकता है, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, इस तरह की डेफिशिएंसीज। तो आप लोगों को क्या कराना है, अपना प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाना है अगर आप लोगों को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है। एक और तरीका है पता लगाने का कि अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है या नहीं। देखिए, पहला तो है कि अगर टेम्पल से हेयर लॉस रहा है तो है। सेकंड है कि अगर आपके चाचा, मामा, ताऊ, किसी भी, मतलब आपके मम्मी के साइड वाले या पापा के साइड वालों में किसी में भी अगर गंज पड़ी हुई है सर में एक एज के बाद, प्रॉपर पूरा टकलापना है, तो हो सकता है कि आप लोगों को जेनेटिक हेयर लॉस हो। ठीक है, तो ये तो हो गई टेम्परेरी हेयर लॉस वाली बात। इनका तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने का, इनका तो मतलब तुम लोग भाई ब्लेस्ड हो, तुम्हें बहुत अच्छे जेनेटिक्स मिले, तुम फिक्स कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जेनेटिक हेयर लॉस की, जहाँ पर असली चीज़ें आती हैं। उसके लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, क्योंकि तभी मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा और तभी आप लोग समझ पाओगे कि आप लोगों को कैसा ट्रीटमेंट लेना है। 23 साल का था जब मेरा हेयर लॉस शुरू हुआ था भाई, आज 27 साल का हूँ। अभी देख लो कंडीशन, अगर केयर नहीं करी होती ना तो अभी तक प्रॉपर टकला हो गया होता। इतनी बुरी हालत थी, कोई हिसाब नहीं है। आई मीन लाइक, मैं बाल धोने जाता था, मेरे सारे बाल झड़ते थे सर से, मैं परेशान हो गया था, रीठा वीठा क्या क्या मला, मैंने कुछ काम नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने ट्राया का हेयर किट यूज़ किया, एंड मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, आपको किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब है कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी नीड आपको होती है, पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ये मार्केट में है अपना प्रोडक्ट बेच रही है, नाम नहीं लूँगा, बट मैं बात करूँगा किन किन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ।
उनके प्रोडक्ट्स की आपको नीड नहीं है, आप अपना महीने का 2-3 हज़ार रुपये इनमें बर्बाद मत करो। जिस प्रोडक्ट की नीड है वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो काम करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैंने ट्राई की सर्विसेज वगैरह ली, किसी ने मेरे को नहीं बताया कि आपको ब्लड टेस्ट करवाओ। आई रियली हेट दैट थिंग। मैंने उनका मिनॉक्सिडिल वगैरह और बाकी जितने प्रोडक्ट है सब यूज़ किया, बट मेरे लिए कुछ भी काम नहीं किया। क्योंकि रीज़न क्या था, देखिए जब आप मिनॉक्सिडिल भी यूज़ करते हो ना, चलो मान लिया मुझे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मिनॉक्सिडिल से मेरे बाल उगेंगे, पर बाल कब उगेंगे? मिनॉक्सिडिल करता क्या है इसको समझो। जो मिनॉक्सिडिल है वो आपके सर तक जो आपका ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाता है। पर अगर ब्लड फ्लो बढ़ भी गया पर ब्लड में न्यूट्रिशन ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपने आप को, अपने बालों को बढ़ा सकते हो? मिनॉक्सिडिल कभी काम नहीं करेगा अगर आपके ब्लड में न्यूट्रिशन नहीं है। ब्लड में न्यूट्रिशन कहाँ से आते हैं? अच्छी डाइट से आते हैं। और आप लोगों को करना क्या है, अपने हेयर लॉस की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, प्रॉपर बॉडी फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाना है हर एक चीज़ का, और देखना है कि किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कम है, क्या है। उस हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर आप लोगों को अपने आप सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे, वो सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। और उसके अलावा आपको अपनी डाइट में भी चीज़ें ऐड करनी है, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ खुद। तो ये आप लोगों को कराना है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल ऐसे ही चला, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया, कोई रिजल्ट नहीं मिले मुझे। मैं कंप्लीटली हार मान चुका था अपनी लाइफ से, और मेरे को लग गया था बाल अब नहीं उगते हैं, और मैं खो ही रहा था बाल। डाइट वाइट का किसका आइडिया नहीं था। फिर एक दिन मेरी अचानक से आँख खुली, मैंने 3-4 रात लगातार रिसर्च वगैरह करी, एंड आई फाइंड आउट कि मेरे को हेयर लॉस क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मुझे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, बट लेटर ऑन आई फाइंड आउट कि हाँ मुझे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, जब मुझे सारी चीज़ें पता लगी, तो सबसे पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट में मेरा विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन सब डेफिशिएंट था, सबका सब डेफिशिएंट था। मैंने B6-12 सब डेफिशिएंट था। मैंने सप्लीमेंट्स लिए हैं भाई, कोई शर्म नहीं है मुझे कहने में। डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट रिकमेंड करे, मैंने सारे सप्लीमेंट्स खाए। और ऐसा नहीं है कि मैं सप्लीमेंट्स के भरोसे जी रहा था, कुछ महीनों तक मैंने सप्लीमेंट्स वगैरह लिया। उसके बाद मैंने वो सब कुछ अपनी डाइट से रिप्लेस कर दिया, जिस जिस चीज़ में कमी थी। विटामिन डी के लिए मैं धूप में बैठने लगा, और आपका B6-12 के लिए दही खाना शुरू कर दिया, मैंने अंडे लेना शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी डेफिशिएंसीज थी वो चली गई। आप मेरी अभी करंट की कंडीशन देखो, कितना अच्छा दिख रहा हूँ मैं 27 साल के हिसाब से। मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बोलने में, मैं स्मार्ट दिखता हूँ भाई, मैं फिट हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ, मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है। तो और बालों में देख लो शाइननेस कितनी बढ़िया, ये ओरिजिनल है, कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगा। एनीवेज, अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाओ। तो पहला क्या है कि आप लोगों को ब्लड टेस्ट करवाना ही करवाना है। एंड उसके बाद ये चीज़ हो गई। अब जब मेरा उस टाइम पे हेयर लॉस हो रहा था ना, तो मुझे डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ट्राया का एक शैम्पू आता है डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। तो मैं उसको यूज़ करता था, तो उसको यूज़ करने के बाद डैंड्रफ तो साफ़ हो जाता था, पर मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती थी बालों में। और हर किसी को होती है ये ड्राइनेस, इट्स नॉट अ बिग डील, होती है। पर समझने वाली बात ये है कि वो डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन कर रहा है, बट आपके मेन इश्यू को सॉल्व नहीं कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपको डैंड्रफ क्यों हो रहा है। देखिए, जब आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है ना, तो डाइट हो गया आपका, और आपका जो ये जितने भी डैंड्रफ हो गया और बाकी जितनी चीज़ें होती है ना, ये सब एक एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। ये चीज़ें आपके एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को बहुत ज़्यादा वर्स कर देते हैं। एक तो आपके बाल झड़ रहे हैं, और अगर ये सब चीज़ें आपको है ना, इचिंग वगैरह होती है और डैंड्रफ होता है ये सब ना, तो और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, तो और गंदे तरीके से आपका हेयर लॉस होगा। और जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह, ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था, मैंने इनका शैम्पू वगैरह यूज़ किया, 2-3 बोतल मैंने ख़त्म कर दी। फिर उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैंने रिसर्च नहीं करी थी। उसके बाद मैंने सब यूज़ करना बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो रहे थे, हर महीने 2,500-3 हज़ार रुपये मेरा खर्चा होता था, और मुझे नहीं करना था भाई इतना खर्चा, साफ सीधी बात है, अंबानी का बेटा नहीं था मैं, ठीक है। तो आई रियलाइज दिस ऑल ऑफ द स्टफ। फिर मैंने जब रिसर्च करी, आई फाइंड आउट कि आपकी बॉडी में जो जिंक की कमी होती है ना, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। मेन जो रीज़न रहता है आपके डैंड्रफ का, मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बट तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, फिर ही कुछ लेना। और डॉक्टर के बिना रिकमेंड के जो जिंक होता है आप ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप डेफिशिएंट हो तो तभी आपको लेना पड़ता है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाओ भले, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में हो जाता है ब्लड टेस्ट, बाहर कराओगे तो 700-800 रुपये में हो जाएंगे सारे ब्लड टेस्ट। तो क्या बोलते हैं,
तो जब जिंक की जब डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में स्पेशली, तब आपको डैंड्रफ होते हैं। देखिए, जिंक क्या है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कैल्प के अंदर क्या है, स्किन है ना। तो जब आप, अब मैं बताता हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पू से होता क्या है। ठीक है, आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू अपने बालों में लगाया, आपका स्कैल्प क्लीन हो गया, बट वो आपके बालों को ड्राई कर देता है। अब ड्राई करेगा, ठीक है, तो अब आपके शरीर में आपके बाल ड्राई हो गए, तो आपके हेयर में भी एक नेचुरल ऑयल होता है, अब वो नेचुरल ऑयल निकलेगा। अब वो नेचुरल ऑयल और वो स्किन की ड्राइनेस मिल करके अगेन खाना बन जाते हैं कीड़ों का। वो कीड़े जो होते हैं उसको खाते हैं, फिर आपको इचिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके का साइकिल है जो कभी ब्रेक नहीं होता। इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, यानी कि, और ये जो टकला होता है ना, बार बार टकले होने से आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं रहेगी। आप ज़िंदगी में टकले होते रहो, आपका डैंड्रफ कभी सॉल्व नहीं होगा जब तक आप इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, यानी कि आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है उन्हें ख़त्म नहीं करोगे। जैसे ही मेरी जिंक की डेफिशिएंसी ख़त्म हुई, आज मेरे बाल देख लो, एक सर पे डैंड्रफ नहीं दिखेगा। और हाँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फूड की डेफिशिएंसी से होता है, आपका लाइफस्टाइल चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मैं थोड़ा सा हेयर केयर रूटीन के ऊपर भी बता देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से बातें बता रहा हूँ, तो सारी बातों को ध्यान से सुनो और लिखते रहो कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। तो मैं अपने हेयर केयर के लिए क्या करता था, आई यूज्ड एलोवेरा, बेस्ट थिंग, प्रॉपर हेयर मसाज करता है एलोवेरा, और बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको कुछ नहीं करना है, एलोवेरा का लेना है जेल और उसको अपने बालों में लगाना है और छोड़ देना है जब तक वो सूख नहीं जाता। एक बार वो सूख जाता है, उसके बाद हफ्ते में 1-2 बार कर लो, बहुत है। अगर एक बार भी करोगे इनफ है। उसको बालों में लगाना है, छोड़ देना है सूखने के लिए 40-45 मिनट तक, एकदम ड्राई हो जाना चाहिए वो एलोवेरा का जेल। आप मिक्सी में भी ग्राइंड करके लगा सकते हो, चैनल में शॉर्ट्स वगैरह में वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, उसको लगा करके आपको बढ़िया छोड़ देना है। उसके बाद वो ड्राई हो जाएगा, फिर उसके 45 मिनट बाद आपको अगेन जो ये कॉम आता है, मसाज कॉम, मैं आपको दिखा दूंगा इमेज यहाँ पर दिख जाएगा। उस कॉम के थ्रू हल्के हल्के हाथों से आपको बालों को अगेन साफ मसाज करना है हल्का हल्का, और उस कॉम के थ्रू जितने भी एक्स्ट्रा जो कुछ भी गंदगी है वगैरह वगैरह, डैंड्रफ वगैरह, वो उसमें आ जाता है। फिर अगेन उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर उसके बाद पानी से धो लेना है। दैट्स इनफ, दैट इज़ ऑल यू नीड। और एलोवेरा बेस्ट है, उसको यूज़ करो। कई लोग दही वगैरह भी यूज़ करते हैं, पर क्या आता है कि हर चीज़ें ना, किसी की स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे कि मेरी थी, तभी मैं दही वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता था, सिर्फ एलोवेरा यूज़ करता था, और बहुत अच्छे से काम करता है ये। और डेफिशिएंसीज़ को देखो, ध्यान में रखो। अगर जिंक की डेफिशिएंसी तुम्हारी बॉडी से ख़त्म हो जाती है ना, तो तुम्हारा डैंड्रफ होना अपने आप बंद हो जाएगा। उसके अलावा जब ये सारी डेफिशिएंसीज तुम्हारी बॉडी में होते हैं ना, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है तुम्हारे शरीर में, और मेल्स को भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ऐसा मत सोचना कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आप अपना जो डैंड्रफ का इशू है उसको सॉल्व करा सकते हो। एक सिंपल ब्लड टेस्ट आपकी पता नहीं आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। आई मीन लाइक, दिस इज़ लाइफ सेविंग थिंग। पता नहीं क्यों डॉक्टर क्यों नहीं बताते कि ब्लड टेस्ट करवाओ एंड ऑल, ठीक है। अब हम लोग बात करते तो हमारा लाइफस्टाइल वगैरह और डाइट में क्या लेना है। देखो, डाइट में अधिकतर जो तुम्हारी डाइट होनी चाहिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स की, जैसे कि तुम ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो मॉर्निंग में 1 गिलास। मैं अपना बताता हूँ मेरा क्या डाइट है। मॉर्निंग में मैं ग्रीन टी पीता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। पम्पकिन सीड मैं लेता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। दूध अगर मैं पीता हूँ या दही अगर मैं लेता हूँ, तो दूध और दही में यहाँ पर ये फ्लैक्स सीड का पाउडर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको डाला, इसमें बहुत अच्छा फाइबर वगैरह होता है। उसको मैं दूध में थोड़ा सा डाला, मिक्स किया, दही में डाला, मिक्स किया और खा लिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ, अभी करंट में मैं कौन से सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जिंक वगैरह भी लेता था, उसकी डेफिशिएंसी ख़त्म होगी तो अब मैं नहीं लेता हूँ। क्योंकि बहुत, देखो, आपको ना सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं होना है, आपको सारा न्यूट्रिशन आपकी डाइट से आना चाहिए। फिर स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये विटामिन D3 विद K2 लेता हूँ मैं, और बहुत कम mg वाली है। धूप में मैं बैठता हूँ, थोड़ा बहुत जो मेरा विटामिन D बच जाता है उसके लिए मैं ये ले रहा हूँ। उसके अलावा ये मसल ब्लेस का सप्लीमेंट है, फिश ऑयल, ये मैं लेता हूँ। ओमेगा 3 बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, देखो शाइन कितने अच्छे कर रहे हैं, यही रीज़न है। स्किन देख लो, बाल देख लो। इसके अलावा सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं होता। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, बस अच्छा खाना है, और बहुत कुछ फैंसी नहीं खाना है। देखो, एवोकाडो कुछ नहीं खाना। आप, अभी सर्दियों का सीज़न है आजकल, जो सीजनल फल है जैसे संतरे वगैरह बहुत सस्ते होते हैं इस सीज़न में, वो खाओ। और अगर गुआवा है जो काफ़ी सस्ता था, उसको लो। पम्पकिन सीड लो, बहुत बढ़िया है पम्पकिन सीड, कुछ नहीं करना, उसको थोड़ा सा लो, खाओ। फ्लैक्स सीड लो। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में
आयरन की डेफिशिएंसी अगर आपको निकल के आती है तो आप हलीम सीड होता है उसको ले सकते हो, बहुत बेस्ट है। पानी में उसको भिगाया हलीम सीड को, रात को वो नाइट सोक करने के लिए छोड़ दिया, मॉर्निंग में हल्का सा उसमें गर्म पानी डाला और नींबू को निचोड़ दिया रस को, उसको पी लिया, बेस्ट थिंग, तुम्हारा आयरन डेफिशिएंसी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम कार्ब्स वगैरह कम लो, प्रोटीन लो। अगर तुम वेजिटेरियन हो, तुम यू कैन टेक ऐसा सोयाबीन और ये सब सोया चंक्स एंड ऑल। और अगर तुम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो, तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं भाई, अंडे खाओ दबा करके, भाई अंडे खाओ, रोज़ के 4-5 अंडे खाओ, इनफ है। एंड अब मैं थोड़ा सा मार्केट में जो चल रहा है स्कैम, उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है। मिनॉक्सिडिल को छोड़ करके आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट की नीड नहीं है। आई मीन लाइक अदर प्रोडक्ट्स आर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से पहले पिलग्रिम यूज़ किया था। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो 1-1.5 साल काफ़ी चीज़ें करी, ट्राई की, ये सब प्रोडक्ट यूज़ किया, कुछ काम नहीं किया क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी तो वो चीज़ें काम नहीं कर सकती थी। फिर पहले मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने उसके बाद अपनी डेफिशिएंसीज़ को फिक्स किया। उसके बाद मैंने पिलग्रिम का रीग्रोथ सीरम यूज़ किया था 1 महीने के लिए। मेरा हेयर लॉस काफ़ी कम हो गया था, डाइट वगैरह भी अच्छी थी, लाइफस्टाइल भी अच्छी थी, एक्सरसाइज वगैरह भी करता था, टाइम से सोना जागना हर कुछ टाइम से था, प्लस वो सीरम भी यूज़ कर रहा था। तो मेरा जो उस सीरम को यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उस सीरम के साथ। हेयर लॉस काफ़ी कम हो गया था, बट मेरे को लगा कि अब इसको एक एडवांस लेवल पे लेकर के जाते हैं ट्रीटमेंट को, क्योंकि उस मोमेंट के बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि भाई मुझे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, मुझे क्या कहते हैं टेम्परेरी हेयर लॉस नहीं है। आई रियलाइज दिस इवन दो वो सीरम बहुत अच्छे से काम किया। देन वो सीरम मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था। आई स्टार्टेड यूजिंग देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड फिनिस्ट्राइड, और ये आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए नहीं ले सकते हो। ये एक मेडिसिन है जो आपका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में काम आती है, और यस इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, पर ये सब लोगों को नहीं दिखते, सिर्फ 5% लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी है। फिनिस्टाइड को उसके बाद वो सब करने के बाद मैंने सारा डाइट वाइट लेकर के फिनिस्टाइड को 6 मंथ तक रोज़ 1 mg तक लिया था, और उसी की वजह से मेरा हेयर लॉस यहाँ से यहाँ आ गया था। अब मैं अगर मैं बात करूँ तो फिनिस्टाइड कैसे काम करता है, देखिए जिन लोगों को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है ना, तो उनके जो वो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा DHT सेंसिटिव होते हैं। तो DHT जो होता है ये हमारे बालों में जो ग्रोथ है ना उसको कम करने में, और हमारे बालों का एक तरीके से दुश्मन है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दुश्मन है, पर जिन लोगों का जेनेटिक हेयर लॉस होता है ना, और जिसके बाल जितने ज़्यादा DHT सेंसिटिव होंगे ना, वो उतना तेज़ी से गंजा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा DHT सेंसिटिव होंगे तो आपको क्रेज़ी वाली, पहले आप लोग का हेयर पतले पतले होंगे और फिर क्रेज़ी लेवल का आपका बाल झड़ना शुरू होगा। तो ये जो फिनिस्ट्राइड है, ये वो जो रूट कॉज होता है जिससे बाल झड़ता है, यानी जो DHT है उसको बॉडी में रिड्यूस करता है। और इसको आप बिना डॉक्टर के बिना डॉक्टर के RX मेडिसिन है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते उसे, बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ। और अगर आप एक टीनेजर हो 16, 17, 18, 19 साल के, आपको नहीं लेना चाहिए। मैंने खुद इस मेडिसिन को अराउंड जब मैं 26 साल का था तब मैंने लेना शुरू किया था। अभी मैं 27 साल का हूँ, तो काफ़ी लेट किया था इसको लेना शुरू, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे मल्टीपल नेचुरल वेज, डाइट और पिलग्रिम सीरम उसमें ही मेरा 1-1.5 साल काफ़ी निकल गया था। देखो अब मेरे को एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर टाइमलाइन याद नहीं है, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ 6-7 महीने तो मैंने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया था। उसके बाद फिर मैंने ट्राया का ट्रीटमेंट लिया 1-1.5 साल के लिए। उसके बाद फिर मैंने 1-2-3 महीने के लिए रेस्ट किया क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने नेचुरल वेज को शुरू किया, ब्लड टेस्ट करवाया, फिर 1 महीने के लिए मैंने पिलग्रिम का सीरम यूज़ किया। उसके बाद फिर 6 महीने तक मैंने ये लिया, और अभी मैं 7वां महीना चल रहा है। अभी मैंने डोज कम कर दी है फिनिस्ट्राइड की, बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं डेली 1 mg लेता था, अब मैं कभी कभी फिनिस्ट्राइड लेता हूँ, क्योंकि मैंने अब मिनॉक्सिडिल लेना शुरू कर दिया है। देखिए जो ये टेम्पल वाले बाल होते हैं ना, उसका आना बड़ा इतना ईजी नहीं होता इवन इफ़ यू आर टेकिंग फिनिस्ट्राइड, क्योंकि फिनिस्ट्राइड क्या है कि आपके जो करंट के हेयर है ना, उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो आपके, जैसे अभी मेरे करंट में जो आपको सर में बाल दिख रहे हैं, उनको वो मजबूत करेगा, उनमें DHT कम होगा तो उनका मैन्युचराइजेशन जो है उसको कम करेगा। फिनिस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल यही 2 मेडिसिन है जो काम करती है, FDA अप्रूव्ड है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि कैसे काम करती है, तो फिनिस्ट्राइड DHT कम कर देता है, तो DHT कम हो जाएगा तो आपने आपके बाल बच जाएंगे। और अगर मिनॉक्सिडिल की बात करूं तो मिनॉक्सिडिल आपके हेयर में जो
रीग्रोथ है उसको सिमुलेट करता है। बेसिकली आपके बालों में ब्लड फ्लो, आपके नसों में जो बालों की नसों में जो ब्लड फ्लो होता है उसको बढ़ाता है। उससे क्या होता है, बालों में न्यूट्रिशन जाने लग जाता है। एक तरीके से फर्टिलाइज़र है ये मिनॉक्सिडिल बालों का, तो उससे फिर हेयर रीग्रोथ होने लग जाती है। अब इसको एक बहुत ज़्यादा लेमैन तरीके से मैं समझाऊँ तो ऐसे समझो कि जो एक बाल्टी है, एक बाल्टी में छेद है, बहुत सारे छेद है, ठीक है, और जो ये है अब उस बाल्टी में से पानी गिर रहा है, उस छेद में से पानी गिर रहा है। तो जो आपका फिनिस्ट्राइड है ना, वो फिनिस्ट्राइड आपके उस छेद को बंद करता है। मतलब एक बैंडेड टाइप का फिनिस्ट्राइड जो बाल्टी के छेदों में लगा हुआ है। पर जिस दिन आप वो लेना बंद कर दोगे ना, वो बैंडेड फट के बाहर आएंगे और फिर से आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। वेरएस मिनॉक्सिडिल क्या है, अभी जो छेद में से जितना पानी निकल गया है ना बाहर, मिनॉक्सिडिल उस पानी को रीफिल कर रहा है। तो इस तरीके से देखो इसे, ठीक है, बाल्टी, छेद, मिनॉक्सिडिल, रीफिल करना, समझ गए ना। तो ये कुछ इस तरीके से काम करती हैं फिनिस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल जो मेडिसिन है। इसके अलावा मैं और क्या करता हूँ, मैं वैसे यूजुअली ये कहा जाता है कि जो मिनॉक्सिडिल उसे दिन में 2 टाइम यूज़ करना चाहिए, बट मैं लेस इज़ मोर की फ़िलॉसफी पे बिलीव करता हूँ। आई विल बी वेरी क्लियर। एंड मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरी डाइट है उसमें मैंने कार्ब्स कम लेता हूँ। अंडे मैं लेता हूँ, दिन के 4 अंडे मेरे रोज़ के हैं भाई, मैं लेता ही लेता हूँ। चावल में कम लेता हूँ, रोटी में कम लेता हूँ। फाइबर, दूध में लेता हूँ कैल्शियम के लिए। उसके अलावा फाइबर के लिए मैं ये अपना प्लस ये जितने भी ये हैं, ये भी मैं रोज़ नहीं लेता हूँ, बता दूँ। हाँ, विटामिन डी, जैसे आज विटामिन डी ले लिया, एकदम ओमेगा 3 ले लिया, ऐसे करके मैं लेता हूँ स्विच करके। फिनिस्टाइड भी मैं अब डेली नहीं लेता। मॉर्निंग में मैं रोज़मेरी सीरम लगाता हूँ अपने बालों में। मैं घर पे रोज़मेरी अभी यहाँ पे रखा हुआ, अभी दिखा नहीं सकता। रोज़मेरी जो होता है उसका मैंने पानी बना करके रखा था, उसको मैं मॉर्निंग में यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो भी जो अगर आप कंपेयर टू मिनॉक्सिडिल 2% वाला है, उसके कंपेयर में काफ़ी बढ़िया रहा है। उसमें मतलब काफ़ी हेयर रिग्रोथ दिखी है। अब अगर मैं मिनॉक्सिडिल की बात करूँ तो मिनॉक्सिडिल 5% मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को इमेज दिख जाएगी, ये वाला मैन मैटर्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये नॉन एल्कोहलिक वाला है, क्योंकि इससे पहले जो मैं ट्राई का मिनॉक्सिडिल यूज़ करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती थी, क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड था। देखिए, दोनों ब्रांड्स के, दोनों ही टाइप के मिनॉक्सिडिल के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो पहले मैं बता दूं, 2% वाला मिनॉक्सिडिल आपके लिए काम नहीं करेगा, उसको मत खरीदना, आपके पैसे बर्बाद हैं। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाह रहे हो तो 5% मिनॉक्सिडिल यूज़ करो। एंड क्या बोलते हैं, अगर आपको इचिंग वगैरह नहीं होती, इतनी दिक्कत नहीं होती, आप सहन कर सकते हो, तो आप अल्कोहल बेस वाला मिनॉक्सिडिल ही लो, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया है और वो बहुत अच्छे से स्कैल्प में अब्सॉर्ब होता है। वेयर एज जो ये नॉर्मल मिनॉक्सिडिल होता है नॉन अल्कोहलिक वाला, इसका अब्सॉर्प्शन बहुत कम रहता है कंपेयर टू दैट। अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं मैं करता हूँ। लाइक मैं कुछ बताने वाला था, मैं भूल गया अपने आप ही। तो आई टेल यू व्हाट कि स्ट्रेस, ओके, हाँ, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, बहुत जेनेटिक हेयर लॉस एक चीज़ है जो आपके साथ हो रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट अगर उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे डैंड्रफ, आपके न्यूट्रिशन, आपका लाइफस्टाइल, अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया ना, तो आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा। आप लोगों को समझना है, ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बीटरूट खाओ, आंवला खाओ, पालक खाओ, ये सब चीज़ें लो। अगर आप ये सोच रहे हो अरे हमको तो जेनेटिक हेयर लॉस, हम तो कुछ भी कर लेंगे तो हमारा तभी भी हेयर लॉस नहीं होगा, हमारा तो रुकना ही नहीं है, हमसे मिनॉक्सिडिल लगा नहीं, ऐसा नहीं होता बाबा, ठीक है। और बाकी मैं बाल धोने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, शैम्पू वगैरह, नॉर्मल शैम्पू यूज़ करता हूँ, बहुत नॉर्मल, ठीक है। और वही अपना एलोवेरा कभी कभी लगा लिया, ऐसा वाला हिसाब है। अब तो वो भी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर ही सब कुछ इतना अच्छा अच्छा खा रहा हूँ मैं, सब अच्छा अच्छा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग थोड़ा थोड़ा लोग काम हो जाएगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट में चल रहे स्कैम की। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, नाम नहीं लूँगा, XYZ, जो आप लोगों को गमीज़ वगैरह आप लोगों ने देखा होगा बेच रही है, मत खाओ। ये जो बायोटीन गमीज़ है ना, आपको इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अगर किसी चीज़ की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है, तब आप उसको लेते हो तो वो समझ में आता है। बट अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ ऑलरेडी सफिशेंट है और वो फैक्टर ही नहीं कर रही है आपके हेयर लॉस का, तो आप उसे क्यों खा रहे हो। और बायोटीन जो एक ऐसा
चीज़ है ना जिसकी डेफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा रेयर है। मोस्ट ऑफ द फूड में हमारा बायोटिन ऑलरेडी मैं ये नहीं कह रहा कि बायोटिन बालों के लिए अच्छा नहीं होता, होता है, बट वी ऑल हैव सफिशिएंट बायोटिन इन अवर बॉडी। आप बस अपना उन सप्लीमेंट्स में पैसा लगा करके, बायोटिन गमीज और ये वो सो, उस पर पैसा लगा करके आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। और आप लोगों को इन ब्रांड्स के ये फैंसी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग कोई नॉर्मल केटा कॉन्जोल वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ करोगे तो काम चल जाएगा ब्रो। और नीड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करो ही करो। मैं तो नहीं कर रहा, मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बट अब मैं नहीं करता। मैं सिंपल शैम्पू से यूज़ करता हूँ, उसको डाइल्यूट करके। और मेरे को नीड नहीं है, सच बताऊँ तो, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरा हेयर केयर रूटीन बढ़िया है। अपना एक कॉम्ब ले लो, मैं ये इमेज डाल दूंगा ये वाला, इससे ऐसे ऐसे करके हल्के हाथों से मसाज करो सर पे, बहुत अच्छा लगता है। मिनॉक्सिडिल यूज़ करो और डॉक्टर से मिलो। अगर वो फिनिस्ट्राइड के लिए कहता है तो और बेटर है। अगर आपकी एज 21-22 साल से ऊपर है तो आप फिनिस्ट्राइड आराम से ले सकते हो, बट अगर साइड इफेक्ट होंगे तो बंद कर देना है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि लो, डॉक्टर की एडवाइस के बिना मत लेना। देखो, बहुत पछताओगे अगर ये ऐसा हो गया तो, ठीक है। और बाकी ये सब रिवर्सेबल होता है। अगर आप लोगों को फिनिस्ट्राइड के ऊपर और ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो यहाँ पे एक वीडियो दिख रही है, नीचे लिंक में भी वीडियो दिख जाएगा उसका, वहाँ से जा कर के आप मेरा 1 महीने वाला फिनिस्ट्राइड का वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं जल्दी 6 महीने वाला अपना फिनिस्ट्राइड का वीडियो डालने वाला हूँ। और ये हेयर किट वगैरह जो आता है ना, ये सब बचो इन सब से। अगर कोई मेडिसिन है जो सच में काम करेगी, एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है, वो है मिनॉक्सिडिल और फिनिस्ट्राइड। यही 2 चीज़ें जो आपका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया रोक सकती है। पर उसके साथ साथ जो अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, डेफिशिएंसीज, लाइफस्टाइल, है ना, अगर आप इन लोगों को कंसिडर नहीं करोगे, कितना भी ये सब खा लो, कुछ भी लगा लो, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, ये सही नहीं होंगे तो आपका कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। जैसे मेरे लिए 1-1.5 साल तक नहीं किया था। और मिनॉक्सिडिल भी लगाते हो तो सिर्फ जहाँ पे गंजे हो सिर्फ उस एरिया में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है, बालों में नहीं, स्कैल्प में। और लेस इज मोर की साइकोलॉजी को यूज़ करो। ज़्यादा चीज़ें अपने सर पे लगाओगे, ज़्यादा चीज़ें डालोगे, साइड इफेक्ट ही होगा, सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली होगी। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। एंड अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो भाई लव यू मामा मिया। और इस तरीके के और कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। एंड स्ट्रेस मत लो भाई, एक ही ज़िंदगी है, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस से हेयर लॉस होता है। अगर बाल झड़ रहे हो और बाल झड़ने का स्ट्रेस ले रहे हो तो उससे भी हेयर लॉस होता है। स्ट्रेस नहीं लेना है। झड़ रहे भाड़ में जाए। तुम मर्द हो, मर्द स्ट्रेस से नहीं हेयर लॉस से डरता है। मजाक कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करो अपने आप को, ठीक है। अगर रोक लेते हो अपना हेयर लॉस, वेल एंड गुड है। नहीं रुक रहा तो क्या करना है यार ब्रो। कई लोगों में बहुत ज़्यादा ही बाल्डनेस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, कोशिश करते नहीं रोक पाते हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट। लव यू ऑल।